एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है, ठीक है, एक पबेड की बुक आती है, इसकी बीयू के एक प्रोफेसर है, उनकी एक बुक है पबेड की, और एक लक्ष्मीकांत है पबेड की, ठीक है। ये दोनों किताबें मेन सोर्स ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और अब बात ये आती है कि फिर मैं क्या लिखवा रहा हूँ, क्योंकि देखो वो किताबें तो बहुत बड़ी किताबें हैं, उनमें से तो व्हाट टॉपिक्स आई एम डिक्टेटिंग यू और आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज ओनली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं क्वेश्चंस, या जिस भी पार्ट का डोमिनेंस दिखा है, ठीक है, तो उन्हीं को कराया जाता है, ठीक है। अदरवाइज गवर्नेंस एज अ एरिया इटसेल्फ इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, ठीक है। करना चाहो तो इसमें कई कई महीने तक भी पढ़ोगे ना इन्हीं टॉपिक्स को, तो भी नहीं हो पाएगा। बट व्हाट वी आर, हमें स्टॉप कहाँ होना है, और वहां स्टॉप होना है जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टॉप हो गए हैं, है ना। तो मैं उसी हिसाब से कराता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो इमर्जिंग ट्रेंड क्या है कि जैसे ऐसा हो रहा है ना कि पहले क्या होता था ना, व्हाट अर्लियर यूज्ड टू हैपन वाज, पहले सिविल सर्वेंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता था। अर्लियर इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स टू बी एनोनिमस, ठीक है। पहले ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई आपको एनोनिमिटी मेंटेन रखनी है, मतलब आपका कहीं पता नहीं होना चाहिए कि हु इज ड्राफ्टिंग दिस पॉलिसी और हु इज डूइंग व्हाट, ठीक है। किसी को पता नहीं होना चाहिए, यू शुड मेंटेन एनोनिमिटी। और जो फेस होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, फेस वैल्यू दैट शुड बी ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। बट nowadays what is happening is, due to the more penetration of the this आपका सोशल मीडिया, तो आजकल जो न्यू ऑफिसर्स है ना, जो अभी जस्ट आप यूं मान लो 2017 18 18 के बाद से, those new officers who are coming, so they are joining the social media, और सोशल मीडिया ज्वाइन करके फिर वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग अगेंस्ट द ट्रेडिशनल, आई एम नॉट सेइंग कि ये रॉन्ग है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है ना, और व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज द इमर्जिंग ट्रेंड। तो आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अर्लियर जो ट्रेडिशनल सिविल सर्वेंट से जो चीजें एक्सपेक्ट की जाती थी, वो अब मॉडर्न में चेंज हो रही है। लॉस ऑफ एनोनिमिटी, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल दो, इमर्जेंस या इमर्जिंग इश्यूज इन सिविल सर्विसेज। नाउ आई विल टेल यू इशू। अब देखो होता क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे प्रॉब्लम ये आ रही है, जैसे एक बात को समझना। फॉर एग्जाम्पल देर इज वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो जैसे एक कोई भी डिस्ट्रिक्ट लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गाजियाबाद, ठीक है, लेट्स से एक ये पोस्ट है, ठीक है। अब अगर वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो खुद को प्रमोट करेंगे एज अ पब्लिक फिगर, जैसे टीना डाबी वगैरह का हमने देखा है ना, टीना डाबी ने खुद को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि शी बिकेम अ पब्लिक फिगर, ठीक है, वो एक पब्लिक फिगर बन गई। तो वो जिस भी ऑफिस में जाएंगे ना, एक बात को समझना, वहां दो होंगे लोग। एक तो वो पर्सन जो कि खुद एक सिविल सर्वेंट है, और दूसरी तरफ वो जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। जब वो सोशल मीडिया पर ये इंसान खुद की पर्सनालिटी को प्रमोट करेंगे कि भाई आई एम द शहनशाह बादशाह, सॉन्ग वॉन्ग लगा रहे हैं, मस्त अपनी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हमने ये किया, तकदीरों पे तेरी गाने चल रहे हैं, उससे क्या होगा कि इंसान की फिगर तो इंप्रूव हो रही है, बट अल्टीमेटली देयर इज अ डिके इन द वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फिर ये होगा कि यही है जो कर रहे हैं। अरे लोग फिर ये भूल जाएंगे कि ये जो कर रहे हैं वो इस इंस्टीट्यूशन में रह के तो कर रहे हैं, बिना इस इंस्टीट्यूशन के कर लेते क्या। तो अल्टीमेटली देयर इज अ डिके ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड अ राइज ऑफ द पर्सनल कल्ट ऑफ दिस पर्सन, एंड दिस इज हैपनिंग इन द रीसेंट न्यूली ज्वाइंड ब्यूरोक्रेट्स। नए नए ज्वाइन करते हैं, लाल बत्ती की गाड़ियों की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। लाल बत्ती तो खैर अब नहीं, बट हाँ फिर क्या कर रहे हैं, लाल बत्ती नहीं मिलती है तो जो इमरजेंसी व्हीकल होता है उस इमरजेंसी व्हीकल की वीडियो बना रहे हैं। अरे दैट्स नॉट सायरन, बट वही इंडियंस हैं हम तो इंडियंस हैं, हमें तो जहां भी लाल नीली बत्ती दिख जाएगी हमें तो लगेगा अरे कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है। अरे दैट्स इमरजेंसी व्हीकल,
वो तो एक पीसीआर वैन में भी लगी होती है, बट उसी की वीडियो बना रहे हैं। तो समझ रहे हो बात? अभी क्या हो रहा है कि दिस पर्सनालिटी कल्ट इज इंक्रीजिंग। सो पुट द फर्स्ट हेडिंग, सोशल मीडिया एंड लॉस ऑफ एनोनिमिटी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं, ये हटाओ। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तो सिविल सर्विसेज बोर्ड, रुक जाओ, बस अभी पहले ये लिखो। फर्स्ट पुट दिस हेडिंग, ये इमर्जिंग ट्रेंड, ये शायद फिर बीच का है, मैं बीच में टॉपिक है ये बताता हूँ, पहले ये लिखो। इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है, इन सिविल सर्विसेज। इमर्जिंग ट्रेंड इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। देखो इमर्जिंग ट्रेंड क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल लिखो, लॉस ऑफ एनोनिमिटी एंड सोशल मीडिया। लॉस ऑफ एनोनिमिटी एंड सोशल मीडिया, ठीक है। ऐसे लिखो, द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल on the basis of which traditionally the civil servants used to operate and is also expected to work is under the umbrella of anonymity. Is under the umbrella of anonymity. ठीक है, is under the umbrella of anonymity. But there is a newly emerging trend. There's a new emerging trend whereby the officers are becoming public figures through social media. अब इससे देखो कुछ पॉजिटिव भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। इससे पॉजिटिव ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक पब्लिक फिगर जैसे एक ऑफिसर को जानते हो, तो आपको उन्हें अप्रोच करने में कोई झिझक नहीं होगी। यू कैन लाइक फास्ट फॉरवर्ड अप्रोच टू दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, द पॉजिटिव्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड इज फास्टर ग्रीवांस रिड्रेसल, comma, improved communication between public and the officer, and also the rise in public awareness, ठीक है, and also the rise in public awareness. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, but there are certain concerns attached to this, but there are certain concerns attached to this, में कुछ concerns भी हैं, है ना, certain concerns attached to this, like the personal opinion sometimes overshadows the personal opinion sometimes overshadows the public institution, and there is a risk of politicization also, and there is a risk of politicization also, ठीक है। इसमें ना politicization भी बहुत हो रहा है, ठीक है, there is a risk of politicization also। अब देखो एक दूसरा इमर्जिंग ट्रेंड क्या है, ठीक है,
तो दूसरे एक चीज क्या होती है कि बहुत ज्यादा आजकल हम देखते हैं कि बिकॉज जो चाबी है ब्यूरोक्रेट के एक जगह की, दैट इज इन द हैंड ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर्स। वो एक पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथ में होती है। ऐसे लिख लो हेडिंग, ट्रांसफर एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। ट्रांसफर एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। ऐसे लिखो, ट्रांसफर इज फ्रीक्वेंटली बीइंग यूज्ड एज अ transfer is frequently being used as a pressure mechanism, as a pressure mechanism that weakens the autonomy, comma, sometimes encourages corruption and discourages independent decision making capability. Independent decision making capability. अब आपने क्या लिखा था, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, है ना? अब वो लिख लेते हैं, हाँ, सीएसबी ना, सिविल सर्विसेज बोर्ड। देखो एक टीएसआर सुब्रमण्यम केस था, ठीक है, दिस वाज अ केस इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी इस केस में, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन सिविल सर्विसेज लॉट ऑफ रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड एंड some recommendations were given by supreme court. These were recommendations, not completely binding कि भाई करना ही करना होगा, but recommend किया गया था इस केस में by the supreme court. What were the recommendations? These were, पहला तो ये था कि भाई एक सिविल सर्विसेज बोर्ड स्टैब्लिश किया जाएगा wherein a proper representatives will be there, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और सीनियर मोस्ट लेवल के ऑफिसर्स होंगे जो बैठ के विद ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म विद अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करेंगे कि ट्रांसफर्स कैसे हो रहे हैं। अभी तो क्या है कि पॉलिटिकल मास्टर्स डिसाइड करते हैं ट्रांसफर्स, बट तब क्या होगा कि तब अगर तुम मान चलो कि तुम और चार लोग बैठ के कर रहे हो ट्रांसफर, है ना, आप एक प्रॉपर चीजों को कंसिडर करोगे, आप रिपोर्ट्स लोगे, आप लिख के दोगे कि भाई ये इसलिए हमने ट्रांसफर किया है, उससे कुछ तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना। कल को आपने ट्रांसफर किया है, जवाब तो आपसे मांग सकते हैं ना कि भाई क्यों किया ट्रांसफर, आप बताओगे इसलिए किया ट्रांसफर, राइट? तो ये बात है। फिर इन्होंने ये कहा था कि एक ऑफिसर के लिए, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड कि एक ऑफिसर के लिए कम से कम देयर शुड बी अ मिनिमम टेन्योर, कि भाई अगर एक जगह आपको पोस्ट कर दिया गया है तो उस केस में क्या होता है, एक तो फैमिली पर्सन हो चाहे नॉन फैमिली पर्सन हो, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। कई के बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उनको पता लगा कि कोई दिक्कत हो गई जरा सी भी, एक 6 महीने, साल भर, 1 महीने, 2 महीने में दोबारा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि अगर इफ यू आर ट्रांसफरिंग अ सिविल सर्वेंट देन यू मस्ट गिव द रिटन इंस्ट्रक्शंस, है ना, लिख करके दो कि भाई दीज आर द रीजंस, बट नहीं होता है ऐसा अभी भी, है ना। और साथ में ये कहा था कि जो आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स हैं उनको लिमिट किया जाए, टू लिमिट द आर्बिट्रेरी ट्रांसफर्स, ओके। तो इसका जो है फिर ये था कि भाई गवर्नमेंट ने जो है मतलब इसमें एक और मैकेनिज्म था कि लाइक सीएसबी सिविल सर्विसेज बोर्ड तो रेकमेंड करेगा ये चीजों को, बट अल्टीमेटली ट्रांसफर करेगा कौन? गवर्नमेंट, है ना। जैसे ये समझ लो आप मुझे बताओगे कि ये करना चाहिए रिटर्न में, है ना, बट नाउ अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज विद मी ओनली। तो फिर ये हुआ कि भाई अल्टीमेटली तो जो है वो गवर्नमेंट ही ओवरटेक करती है चीजों को। तो ये कुछ इश्यूज हैं
बट ऑल्दो ये रिकमेंडेशन गलत नहीं थी, दिस रिकमेंडेशन वाज राइट, है ना। तो इसमें हेडिंग डाल दो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड सिविल सर्विसेज बोर्ड। लिखो सुप्रीम कोर्ट इन टीएसआर सुब्रमण्यम केस, टीएसआर सुब्रमण्यम केस directed reforms to ensure political independence, to ensure political independence। ठीक है, सबमिटिंग डालो की रिकमेंडेशंस। ऐसे लिखो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट देयर शैल बी अ सिविल सर्विसेज बोर्ड। एक सेकंड में आ रहा हूं। सिविल सर्विसेज बोर्ड, ऐसे लिखो टू इंश्योर, to ensure that there is accountability in the transfers of the civil servants। Next point लिखो it was also directed by the court to ensure minimum tenure for the officers। It was also directed by the court to ensure minimum tenure for the officers। Next point, Supreme Court instructed to limit arbitrary transfers। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट written, as लिखो written instructions must be required for transferring the officers to ensure accountability। ठीक है, तो अब फिर एक सब हेडिंग डाल दो कि रोल ऑफ सीएसबी, क्या रोल होने वाला था इसका। पॉइंट 1 लिखो टू रिकमेंड पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स। पोस्टिंग और ट्रांसफर में ऑल तो बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। पोस्टिंग मतलब आपको इस डिपार्टमेंट में पोस्ट दी जाएगी, यू विल बी गिवन दिस पोस्ट, ठीक है। और ट्रांसफर मतलब विद इन अ पर्टिकुलर पोस्ट, अब आपको एक पोस्ट मिल गई, फॉर एग्जाम्पल एसडीएम, यूर अपॉइंटेड है। शुरू में एसडीएम नहीं बनते, शुरू में तो जो है प्रोबेशन में तो और लोअर डिपार्टमेंट मिलता है, बट जैसे फिर आपको फॉर एग्जाम्पल एक एसडीएम मिल गया, दैट्स योर पोस्टिंग।
you are posted to this department. Then you go to some other, आप डीएम बन गए, then you are posted to the district magistrate, है ना, पोस्ट है ये आप, बट देन यहाँ के डीएम या वहां के डीएम, दैट्स योर ट्रांसफर. तो नेक्स्ट पॉइंट रखो, सीएसपी was expected to ensure fairness and transparency. Next point, and also to protect the bureaucratic autonomy. And also to protect the bureaucratic autonomy. ठीक है, क्लियर. तो ये था. अब देखो इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, तो एक सब हेडिंग ये भी डाल दो, इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन. अब इश्यूज क्या है भाई, बहुत हाई चांस है कि गवर्नमेंट जो है वो सीएसबी के रिकमेंडेशन को ओवरराइड कर देगी. अरे गवर्नमेंट तो जो है पक्का क्यों नहीं करेगी, गवर्नमेंट, सीएसबी इज नॉट अ ट्रांसफरिंग बोर्ड, इट्स अ रिकमेंडेटरी बोर्ड अल्टीमेटली गवर्नमेंट. और फिर ये भी है कि सीएसबी आ भी जाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनडायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल करेगी कि भाई जो लोग सीएसबी में बैठे हुए हैं तो ऐसे लोगों को बैठाएगी सीएसबी में जो गवर्नमेंट की बातें सुने, उनको देंगे नहीं सीएसबी में. सीएसबी में भी तो वो एक पोस्टिंग है कि भाई यू आर पोस्टेड टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट टू हैंडल सीएसबी, उनको ऐसा रखेंगे, है ना. अच्छा फिर ये होगा कि भाई फिर गवर्नमेंट में ही कॉन्फ्लिक्ट आने लगेंगे. यहाँ तो गवर्नमेंट की बॉडी है सीएसबी, गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऐसे लिखो, देयर आर हाई चांसेस दैट द गवर्नमेंट में ओवरराइड there are high chances that the government may override the CSB recommendations. एक और पॉइंट लिख लो, then the government may use indirect methods to control the officers. Indirect methods to control the officers. और एक और लिख लो, there might या there are chances of there are chances of potential conflict of interest within the board or between the government and the board. कॉन्फ्लिक्ट होगा क्यों नहीं, पक्का होगा कॉन्फ्लिक्ट. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा रिजॉल्व करने के लिए फिर क्या दोबारा एक बॉडी को लाओगे, ये भी तो बात है ना. कितनी बॉडीज को ला सकते हो आप, है ना. ये वही एक मतलब फिर दिक्कत वही थी कि आप ज्यादा बॉडीज को रखोगे तो फिर खाली रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मतलब आप बढ़ा रहे हो. ठीक है, तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स और सिविल ब्यूरोक्रेसी वाला ये टॉपिक तो हो गया आपका. ठीक है, मिशन कर्मयोगी भी आपको मैंने बताया था इसमें, वो भी आपका डन है. ठीक है, अभी नाउ द थिंग इज कि एक टॉपिक है, देखो वी हैड चॉइस कि या तो एक डिफाइनिंग डेवलपमेंट करें, ठीक है, और या फिर आपका वो वाला करें सिटीजन चार्टर. सो आई चोज सिटीजन चार्टर. ठीक है, तो सिटीजन चार्टर करते हैं पहले. ठीक है, अभी देखो ऐसा है कि सिटीजन चार्टर का मैंने थोड़ा आपको बताया था पिछली बार कि थोड़ा क्या होता है. ठीक है, एक सेकंड दो आप मुझे.
अच्छा, एक PYQ लिखो इसमें से ना, एक दो PYQ लिखो। एक तो 2019 का है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये लिख लो क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। आपका अपियरिंग ईयर सभी का 2028 है ना? आर्या साई आप लोगों का 2027. सॉरी 2027, sir. 7, ओके, एंड योर्स? Same, sir, 2027. सॉरी Same 2027, sir. 27। तो देखो, मेरी एक एडवाइस है फॉर बोथ ऑफ यू। आप लोगों की 27 है, तो डू वन थिंग। अभी क्या, कौन सा महीना चल रहा है? अभी अप्रैल चल रहा है ना? अप्रैल इज ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है? इट्स मई नाउ। मई से काम कर दो। देखो, वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट, बट दैट्स माय सजेशन फॉर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। You have 8 months. देखो, I also started my preparation when I was in graduation, ठीक है? At that time, what mistake I committed was, मैं अपनी बता रहा हूँ, आपकी नहीं, आप कर रहे हो नहीं कर रहे, don't take it as offense। मुझे लगा अरे बहुत टाइम है अभी, है ना? I have enough time। अभी तो इतना महीने पड़े हैं, 8-9 महीने में तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, ठीक है? द थिंग वाज, ये 8 महीने कैसे जाएंगे नहीं पता चलेगा। इन 8 महीनों में, now from now onwards, like start reading magazine, whatsoever magazine you are referring to, that's well and good। आप कोई भी मैगजीन को रेफर करो, आप डेली मैगजीन मत पढ़ो। डोंट रीड द मैगजीन डेली। 2 महीने, और 2 months देयर विल बी 2 मैगजीन्स, ठीक है? 2 मैगजीन को आप एक बार बैठो, गिव द वीकेंड्स टू द मैगजीन, 2 दिन लो, और 2 दिन में उन मैगजीन्स को जो है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने आपको लग रहे हैं शुरू में, उनमें उन मैगजीन्स को पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है? डोंट गिव इट डेली। स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ एडिटोरियल, ठीक है? एडिटोरियल से नोट्स बनाना शुरू कर दो। हर टॉपिक के टॉपिक वाइज एडिटोरियल से नोट्स बनाओ, ठीक है? फिर डू वन थिंग, इतना इंश्योर करना बाई चैनलाइजिंग योर स्ट्रेटेजी कि बाई दिसंबर और जनवरी कम से कम आपका मेंस के आंसर राइटिंग का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, जिसमें यू आर राइटिंग द आंसर्स, यू आर प्रैक्टिसिंग राइटिंग द आंसर्स, ठीक है? उसके बाद में जनवरी विल, यू विल एंटर इनटू जनवरी। जनवरी से आपको धीरे धीरे ट्रांजिशन मोड में आना होगा, ठीक है? टुवर्ड्स प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ठीक है? ज्यादा कंपटीशन ना प्रीलिम्स पे है, मेरी बात समझना। अभी शायद एक देयर इज अ recommendation और एक रिपोर्ट is submitted from the parliamentary committee to UPSC to review CSAT paper, okay? There are chances that the CSAT paper या तो खत्म ही हो सकता है, और या फिर CSAT पेपर में कुछ मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको CSAT में जो रिकमेंडेशन जो भी आएंगे उसके हिसाब से तुम अपनी तैयारी को मॉडिफाई करेंगे ही करेंगे। बट आपको क्या करना है कि फिर फरवरी से केवल प्रीलिम स्पेसिफिक आपके पेपर 1 प्रीलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी करनी है आपको, ठीक है? तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ठीक है, आपका IR, ठीक है, या फिर आपका जो भी केवल मेंस वाले हैं, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनकी तो खत्म ही कर देना दिसंबर तक, और फिर आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है? अभी ये नहीं सोचना कभी भी कि बहुत टाइम है,
ठीक है, टाइम कुछ नहीं है, आपके लिए भी कुछ टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम बहुत कम है, ठीक है, एक एग्जैक्ट 1 ईयर है आपके पास। और मेरी बात सुनो, क्या होता है ना यूपीएससी प्रिपरेशन में, जैसे जैसे आपका, अगर मानो पहले बार में क्वालिफाई नहीं होता, दूसरी बार में नहीं होता, एक जो मोटिवेशन है ना और एक जो जील है ना, वो नहीं रह पाती फिर। इसलिए जितना जल्दी हो इस एग्जाम को क्लियर करो, ठीक है, एक टाइम बाद वो जील नहीं रहती, ठीक है, तो इसीलिए लाइक अभी से लग जाओ बढ़िया से, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, one more question is there from 2018. लिख लो इसको, put a message on chat box if writing the question is done. Okay, all right, now see what exactly citizen charter is. देखो what happens is now, on one side you will see that there is a bureaucracy, okay, which is even hierarchical, all right, there is bureaucracy, and ultimately what happens is कि इस bureaucracy, it's a mechanism of the state, but bureaucracy's work is ultimately to ensure the welfare of the citizen, to provide convenience, services, delivery mechanism to the citizens. So this bureaucracy centric model wherein the administration is the hero, wherein the major focus is on the administration, it must be transformed to what? It must be transformed to a citizen centric model. In this model, what is happening is everything is decided by the administration. This is just like this, but never like this. Citizens can never have a say in the administration. Citizens cannot tell the bureaucrats like what they want.
how they want the service delivery mechanism to be effective. Rather, the only thing is happening is the state is telling the people what they are providing. So the state is the ultimate provider of everything, but not the taker of anything, not even the opinion. Okay. But the need of the time, the requirement of the time is to transform this model to citizen-centric model. What is the meaning of citizen-centric model? Now, the base or the core of governance in this citizen-centric model are the citizen. They will basically take the service, will give the feedback also on how whether they liked the service or not, and there must be accountability. It is not that the administration is doing something on charity or anything like that. The administration is doing nothing on the charity basis. Rather, the administration is doing everything as its duty, and rather, in turn, must also expect the feedbacks given by the people. All right. So, for ensuring this, like on one side, the government is the provider of the service, but on other side, the citizens are the seeker of the service. So there shall be a bridge. It must not always be like the service is being provided by the state to the people, but no bridge. Just the service is given and the work is over. It must not be like this. It should be that एक ऐसा bridge होना चाहिए जिससे people can get to know what they are getting, can get to know how they can change this particular mechanism, how they can give feedback to the people, and even there are number of lists these service providers are expected to provide. How will they know that what are the list of services these government machinery can provide them? How you will get to know that after entering into a government office, what all services you can get from this office? How you will get to know that if in case your work is not being done, then where to go? If your work is not done in the Tehsildar's office, if Patwari is not doing the duty, then you must know that you can approach to Tehsildar. But if Tehsildar is not doing its duty, particular designated duty, how will you get to know where to go? Then there must be a proper bridge. Then there is a level SDM, SDM to DM, DM to the आपका जो भी issue है, अगर state issue है, then you can approach to the chief minister's office. Okay, or in between that also there are other urban local bodies or rural local bodies arrangements are there. So you should know, how you will get to know. So between the service provider and the people, there must be a bridge. This actually originated in United Kingdom under the government of John Major. So under the government of John Major, he wanted to introduce that, for example, his model was like, for example, you are entering into a private office, a private company's office. You are entering there. You always, like the receptionist or the people managing there will always coming up front will tell you कि हम ये देते हैं, हमारी ये services हैं, हमारी ये चीजें हैं which we provide to the people. अगर नहीं आपका काम बन रहा है तो we are giving you warranty, we are giving you guarantee, है ना? So when the private enterprises are providing you this, so he also wanted to introduce this market style efficiency into the public services also, into the public sector also. He wanted that the state services must also value the people, must also value the public. So he first introduced the concept of citizens charter. Now what exactly citizen charter is, how it will bridge the gap between the service seeker and service provider. It's actually nothing but a legal document. What is it? It's a legal document or a written document which must be there with every public service organization.
every public service organization must be having their citizens charter, and their citizens charter must highlight the list of services that their offices are providing, that must highlight the promise of the quality and the accountability, that within this time frame we will be providing this service, within this mechanism, by this mechanism we will be providing these many services. So when you will open the website nowadays, when you will be opening the website of any government organization, there will be a one tab, okay, on that official website, and that tab will take you to the citizens charter, where you can read that what all services are being provided, and even sometimes this document is even legally enforceable. This is sometimes legally enforceable. Like if in case this is not fulfilled, then you can even approach to whom authority, to which authority you have to approach, is also written in that document only. Okay, is it clear? So just write this, पहले लिख लो इसको, फिर आगे we will be moving forward. देखो, the concept of citizens charter, the concept of citizens charter represents a landmark shift, represents a landmark shift in public administration, in public administration, moving from bureaucracy centric model to a citizen centric model. This is bureaucracy centric model and this is citizen centric model. देखो, it acts as a bridge of trust. It acts as a bridge of trust between the service provider and the service seeker. Between the service provider and the service seeker. ऐसे, right, what is the definition of citizens charter? लिख लो. ऐसे लिखो, at its core, right, at its core, a citizens charter, a citizens charter is a written document, is a written document that outlines the commitment of a public service organization towards its citizens. Towards its citizens. It is not just a list of services,
comma, rather a promise of quality and accountability. Rather a promise of quality and accountability. ठीक है, प्रॉमिस है कि भाई दिस इज व्हाट वी विल बी प्रोवाइडिंग. ठीक है, अब इसमें ऐसे लिखो, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्टर. देखो, दीज आर द की कंपोनेंट्स. पहला तो है कि विजन एंड मिशन, कि भाई व्हाई इज दिस पब्लिक, जैसे प्राइवेट की तरह, एकदम बिल्कुल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, कि भाई हम क्यों हैं, हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं. व्हाई एंड हाउ, लाइक द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, है ना, विजन एंड मिशन. Then who are the stakeholders, like who are the clients or the customers of this organization, and who are the service providers. So clearly identification of the role. Then grievance redressal, if any problem is there, how it will be redressed. ठीक है. Then client obligation, तो two way street है. देखो, if the, like I, for example, I am an organization, if I am providing you something, then you also have some duty towards me, है ना. For example, if I am like providing you this service of this mobile phone and giving you warranty for this mobile phone, you also have a duty to properly take care of this mobile phone. It's not like you will throw it somewhere and will then come to me and will ask for the warranty. Okay, so like private, now in government also, if we are providing you for example, if the government is by direct benefit transfer providing you the money for providing uniform to your child for going to school, now it's your duty also to buy the dress for the child, है ना. It must not be like this कि we are providing you the money for buying the dress and your child is coming by wearing the civilian uniform, है ना. तो ऐसे मतलब कुछ भी, और नॉन स्कूल यूनिफॉर्म, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. Like service detail, what all services are there, and even what kind of business and how it is transacted. So these are the key components of the functional charter. Okay, so ऐसे लिखो इसमें कि a well drafted citizen charter, and in place of citizen charter you can also write CC. A well drafted CC is structured to provide clarity, is structured to provide clarity to both the employee and the citizens. To both the employee and the citizens. ठीक है, दोनों का भला हो. पहला लिख लो, फर्स्ट विजन एंड मिशन. विजन एंड मिशन. विजन एंड मिशन, इसमें लिखो, पहला लिखो इसमें एक ही लाइन है, राइट. द व्हाई एंड हाउ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टेंस. The why and how of the organization's existence. Second लिखो, business transacted. ठीक है, इसमें राइट a clear list of services provided. A clear list of services provided. ठीक है. Then write third, stakeholders. इसमें राइट identifying exactly who the citizens or clients are. Identifying who exactly the citizens and clients are.
फिर अगला लिखो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, इसमें राइट हाउ एंड वेयर टू कंप्लेन and the expected time for resolution. How and where to complain and expected time for resolution. फिर एक लास्ट लिख लो expectations from citizens, जिसको बोलते हैं client obligations. ऐसे लिखो a citizens charter is a two-way street. Full stop. It outlines what the citizens must provide for the organization to fulfill its promise. Must provide to fulfill its promise. एग्जाम्पल में लिख लो करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब गलत आधार दे रहे हो, क्या मतलब? कॉमा राइट डिस्क्लोजर, एग्जाम्पल में लिख लो करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन कॉमा राइट डिस्क्लोजर, है ना? So these all things must be provided by you. Okay. अब देखो सिटीजन चार्टर के ना ये 7 पिलर्स हैं, ठीक है? These are 7 pillars of सिटीजन चार्टर। तो देखो पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है आपका क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी एज इन कि सिटीजन चार्टर बेसिस पे होता है कि भाई क्या क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है? और एक सिंपल गोल होता है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहो, है ना, टू डू इट बेटर। जैसे आपका अगर इस साल का जो सिटीजन चार्टर है अगर उसमें ये क्वालिटी है तो नेक्स्ट टाइम आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। इट शुड बी योर गोल, है ना? फिर अगला है जैसे चॉइस। देखो आपको जितनी ज्यादा चॉइस हो सकती है, गिव मोर चॉइसेस टू द पीपल। the more choices you will give to the people, the more flexibility you will give to them, ठीक है? इसका मेन फोकस है फ्लेक्सिबिलिटी और इसमें ऑप्शंस दो, है ना? गिव मोर ऑप्शंस टू द पीपल, ठीक है? अच्छा, देन इट्स स्टैंडर्ड। देखो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके सर्विस का ऑन विच पीपल कैन रिलाई अपॉन। ओके, रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज करता है, ठीक है? जैसे if I am going to I would say if I'm going to for example मान लो प्रेशर कुकर आता है। if I am going to a local vendor की जो नॉर्मल 500-700 रुपए का प्रेशर कुकर बना रहा है, but if I am going to prestige for example, my expectations are different ना। तो मैं प्रेस्टीज में जाके ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मैं कोई भी कुकर लूं एंड इट विल बर्स्ट। देयर मस्ट बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट कि भाई लोग रिलाई कर सके उस पर। अगला है वैल्यू। तो देखो कुछ वैल्यू है कि भाई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फ्रॉम द मनी ऑफ द टैक्स पेयर एंड यू हैव टू वैल्यू देम, राइट? अगला है फिर अकाउंटेबिलिटी। तो लाइक ऐसा नहीं, टेक ओनरशिप। भैया मैंने कोई काम अगर कर, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस गवर्नेंस क्लासेस, नो मेरे डेली क्लास को रेगुलेट नहीं कर रहा है, बट इट्स माई ड्यूटी, आई हैव टू टेक, इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन आई विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, आई विल हैव टू टेक ओनरशिप फॉर दैट। आपने तैयारी करनी स्टार्ट की है, कल को इफ यू फेल, नेवर एक्सपेक्ट, टचवुड अच्छे से पढ़ो, बढ़िया है ना अभी जैसे पढ़ते हो, लेकिन
कल को तुम ये नहीं कहोगे कि भाई जैसे मेरा मेरा रिजल्ट नहीं आया था, है ना, आई फेल्ड, शायद 11 नंबर कम थे या कितने थे कम, है ना। तो अब देखो उसमें क्या था, आई नो कि भाई मेरा जो ऑप्शनल था उसमें मेरे को दिक्कत थी, तो मैंने अच्छे से नहीं लिख पाया था, 2 क्वेश्चन मेरे उसमें जो है ऊपर नीचे हो गए, एंड आई न्यू द रीजन। बट मैं क्या करने लगा था, अरे नहीं उस दिन ना ये हो गया था, उस दिन ना वेदर खराब था, उस दिन ना ये दिक्कत थी, नहीं, यू शुड नॉट डू दिस, टेक ओनरशिप, इट वाज माय फॉल्ट, इट वाज माय रॉन्ग दैट आई डिड दिस, है ना, ये मेरी गलती थी, तो टेक ओनरशिप। फिर क्या है, ट्रांसपेरेंट, भाई व्हाटसोएवर यू आर डूइंग देयर शुड बी नो सीक्रेट except if it is a threat to the country's national security। आप बताओ हर चीज, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटिव, यू हैव टू कोलैबोरेट विद एवरीवन, राइट। ऐसे लिख लो 7 कोर पिलर्स ऑफ सिटीजन चार्टर। या एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसे कोर पिलर्स मत लिखो। अरे यार चुप हो जाओ, ये सीरी बड़ा बोलने लगती है यार। ऐसे लिखो इसमें या फिर इसको लिखने से पहले वो वाला नहीं लिखा ना हमने कि ओरिजिन किसने दिया था, ये नहीं लिखा ना, वो जरूर लिख लो यार, वो इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ सिटीजन चार्टर, अरे फिर कटवा दिया है हेडिंग, कोई नहीं काटो, ओरिजिन भूल गए ना, वो लिखा नहीं, ओरिजिन लिख लो, पुट द ओरिजिन। तो देखो, द कॉन्सेप्ट वाज पायोनियर्ड बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ जॉन मेजर, बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ जॉन मेजर। ठीक है, जॉन मेजर की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को पायनियर किया था। ठीक है, he was the main giver of this concept, okay। ऐसे लिख लो, it was a part of the larger movement to introduce, it was the part of the larger movement to introduce market style efficiency into the public sector, market style efficiency into the public sector। ठीक है, एक और पॉइंट में लिख लो कि the primary goal was to make public services, the primary goal was to make public services respond to the needs and wishes of the users। rather than the convenience of the providers, rather than the convenience of the providers। अब हेडिंग डालो, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं आपकी, है ना, 7 ही है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 है। अब एक थोड़ा छोटा सा पैराग्राफ लिखो, एक पहले लिखो, द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी आर दी फाउंडेशनल वैल्यूज, principles of service delivery are the foundational values that transforms the public administration, that transforms the public administration from a rigid bureaucratic system
rigid bureaucratic system into a responsive and service oriented one. ठीक है, इसमें लिखो ओरिजिनली कंसीव्ड टू ब्रिज द गैप। क्यों लाया गया था इसको? एक गैप जो था, जो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, ठीक है, ओरिजिनली कंसीव्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। These principles ensures that the citizens are the center to it. It ensures that the citizens are center of all its operations. That the citizens are the center of all the operations. ठीक है, तो ये था। अब फर्स्ट क्वालिटी लिखो, फर्स्ट क्वालिटी लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्वालिटी। 7 प्रिंसिपल ओरिजिनली जब ये आए थे ना, तब ये 6 ही थे, बट विद टाइम आफ्टर लिबरलाइजेशन 7th वाज आल्सो एडेड। तो ओरिजिनली क्वालिटी लिख लो फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें लिखो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, है ना। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखो, एक बोलते हैं एडेक्वेट सर्विस, बट एक बोलते हैं एक्सेलेंट सर्विस, है ना। तो आपको हमेशा एडेक्वेट सर्विस से एक्सेलेंट की तरफ मूव करना है। ऐसे लिख लो, दिस इन्वॉल्व्स मूविंग बियॉन्ड एडेक्वेट सर्विस टू एक्सेलेंट सर्विस। Moving beyond adequate service to excellent service. And requires constant monitoring, feedback loops, and upgrading infrastructure or technology to meet the modern needs. To meet the modern needs. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्वालिटी, ठीक है। अब सेकेंड लिख लो चॉइस, ठीक है। अब चॉइस में क्या है कि भाई बेस्ट ऑफर्स देने हैं ना ऑफ द सर्विस। ऐसे लिखो, wherever possible, wherever possible, the service provider should offer, the service provider should offer options to the users. Provider should offer options to the users. ठीक है, ऐसे लिखो, in a public service context, in a public service context, this means providing multiple channels for interaction, multiple channels for interaction. In bracket you can write
ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, वर्सेस ऑफलाइन, ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, और ऑफरिंग डिफरेंट टीयर्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, और ऑफरिंग डिफरेंट टीयर्स ऑफ सर्विस डिलीवरी based on urgency and necessity. नेसेसिटी, ठीक है। अभी अगला लिखो स्टैंडर्ड्स, है ना। भाई आपको क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखनी है ना, आपको एक स्टैंडर्ड बना देना है, ठीक है। ऐसे लिखो, ट्रांसपेरेंसी बिगिंस विद सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैंने बताया ना कि भाई इसके शुरू में जाऊंगा तो एक क्लियर एक्सपेक्टेशन रहेंगी मेरी, है ना। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्लियर करनी है एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ऐसे लिखो, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्पेसिफाई, वैसे ए करके लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्पेसिफाई। ए में लिखो व्हाट द सर्विस इज, व्हाट द सर्विस इज। बी में लिखो हाउ इट विल बी डिलीवर्ड, हाउ इट विल बी डिलीवर्ड। सी में लिखो व्हेन इट विल बी डिलीवर्ड। और फिर एबीसी छोड़ के फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो मेन एरो डाल के। बाय पब्लिशिंग these standards the organization gives the citizen, by publishing these standards the organization gives the citizens a benchmark to measure the performance। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छा किया कि नहीं किया। तो इन्होंने ये फुलफिल की चीजें तो ठीक है, अच्छा किया, नहीं की तो नहीं किया। बेंचमार्क टू मेजर द परफॉर्मेंस। अब फोर्थ लिख लो वैल्यू। वैल्यू मतलब देखो, पैसे की वैल्यू करनी है ना। टैक्स पेयर के पैसे से आपको मिल रहे हैं पैसे, ठीक है। यू आर यूजिंग द मनी ऑफ द टैक्स पेयर। ऐसे लिख लो, पब्लिक सर्विसेज आर फंडेड बाय द टैक्स पेयर्स, पब्लिक सर्विसेज आर फंडेड बाय द टैक्स पेयर्स, and therefore the value for money is an ethical obligation। that focuses obligation that focuses on reducing waste and bureaucratic red tape। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ठीक है। अब लिखो अकाउंटेबिलिटी। फिफ्थ वाला क्या है, अकाउंटेबिलिटी। देखो अकाउंटेबिलिटी ना दो लेवल पर होती है वैसे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब तो ये है ही कि भाई आपको जो है, आप जो भी काम कर रहे हो उसके आपको ओनरशिप लेनी है। बट दो लेवल पर, एक तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है अगर वो ओनरशिप नहीं ले पाए तो, और एक उस इंडिविजुअल का फेलियर।
एक तो मानो यहां पर अगर कोई दिक्कत हुई तो एक तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर, तो ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू टेक द ओनरशिप फॉर दैट, बट ऑल्सो अगर वो मान लो मेरे से गलती हुई तो इट्स माई इंडिविजुअल फेलियर ऑल्सो। तो अकाउंटेबिलिटी में ऐसे लिखो, अकाउंटेबिलिटी must exist at both the individual and organizational levels. Individual and organizational levels. ठीक है, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, if a standard is not met, if a standard is not met, there must be a clear person or department that can be held responsible, that can be held responsible. ठीक है, एक क्लियर कट एक इंसान होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it ensures that the public servants, it ensures that the public servants are answerable for their actions, are answerable for their actions. Actions और कॉमा लिख लो, सक्सेसेस एंड फेलियर्स। ठीक है, ताकि वो अपने मतलब चाहे वो सक्सेस हुए तो भी वही जिम्मेदार है, फेल हुए तो भी वही जिम्मेदार है, कोई भी एक्शन लिया उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। अब अगला लिख लो, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऐसे लिखो, गवर्नेंस शुड नॉट हैपन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स, गवर्नेंस शुड नॉट हैपन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ठीक है, बंद दरवाजों के पीछे गवर्नेंस नहीं होती है, नॉट हैपन बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। ठीक है, और ऐसे लिखो, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स दैट, देखो पहली बात तो रूल जो भी हैं वो लोगों को पता हो, ऐसा ना हो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए और उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल है आपको नहीं पता, लोगों को पता हो। दूसरा क्या है, ग्रीवांस कैसे रिड्रेस होगा ये भी पता हो, और कोई डिसीजन कैसे लिया जाएगा ये भी पता हो। ऐसे ए लिखो, दैट, दैट के बाद ए लिखो, ए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर सिंपली एंड पब्लिकली अवेलेबल, rules and procedures are simply and publicly available. Publicly available. ठीक है, फिर बी लिखो इसमें, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम्स आर विजिबल, grievance redressal systems are visible, accessible, are visible, accessible and easy to navigate, and easy to navigate. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसमें, citizens know, थर्ड सी मतलब, citizens know exactly why a decision was made, exactly why a decision was made. ठीक है, फिर लिख लो पार्टिसिपेटिव, सेवेंथ, ये अभी ऐड हुआ है, पहले ऐसा नहीं था कि पीपल मस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेट, पहले ये था कि भाई
service is provided to you, that's enough. But now people should also participate. ठीक है, तो ऐसे लिख लो, modern governance adds the participative principle. Modern governance adds the participative principle. ठीक है, मॉडर्न गवर्नेंस में ये पार्टिसिपेटिव प्रिंसिपल ऐड हो जाता है. ऐसे लिख लो, सर्विस डिलीवरी इज मोस्ट इफेक्टिव when it is designed with the citizens. When it is designed with the citizens. When it is designed with the citizens rather than just for the citizens. ठीक है, ऐसे लिखो, रेगुलर कंसल्टेशन इंश्योर्स दैट द सर्विस, regular consultation ensures that the service actually reflects the evolving needs and aspirations of the community. Needs and aspirations of the community. अब देखो ऐसा है कि एक काम करो, डू वन थिंग फॉर योर मेंस ना, इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड और आपको ये लिखना पड़ रहा है उसमें, तो उसमें ना, जब वेन एवर यू आर एक्सप्लेनिंग एनी सिंगल पॉइंट ना, ऐसे लिख लो अपने, अभी नीचे जो है नोट डाल के लिख लेना. जैसे पहले लिखो नंबर 1, देन राइट क्वालिटी, देन एरो डाल के, ऐसे एरो डाल के लिखो एक्सेलेंस, एंड इसका एक प्रिंसिपल लिख लो, डू इट बेटर. और ऊपर ऐसे लिख दो प्रिंसिपल, फोकस और गोल. ठीक है, फिर ऐसे सेम वे में सेकंड लिखो चॉइस, देन एरो डाल के लिखो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड देन एरो डाल के लिखो गिव ऑप्शंस. ऐसे ये जो है सारों के लिख लो, राइट फॉर ऑल दीज. ठीक है, एंड इफ इट्स डन देन डू टेल मी, एक मैसेज ड्रॉप कर दो या बताओ.
लिख लिया? नहीं लिखा अभी तक? जल्दी जल्दी लिखो। वहां रख दो स्टेबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आप लोगों का पूरा मैसेज? इफ इट्स डन, लिखवाता बहुत हूँ ना मैं। हाँ हाँ, तो नहीं बोलना है हाँ। कम लिखवाता हूँ मैं, कुछ नहीं लिखवाता हूँ। दो ही दिन तो आते हो आप लोग। अब 2 दिन में भी ना लिखवाए तो बताओ कब लिखवाए। अभी क्या क्या क्लासेस चल रही है आपकी? एक तो साइंस इंडेक्स चल रहा है, और एक गवर्नेंस चल रहा है, और हिस्ट्री और इको। इको कौन पढ़ा रहा है? अच्छा, अभी जो क्लास दोपहर में होती है हिस्ट्री हिंदी सर। भूल गई? अच्छा, चलो। तो देखो, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, है ना। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो देखो, इंडिया के अंदर अगर इसको हम बात करें, अगर लीगल इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए कि भाई इसके लिए आप जो है कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको लीगली इन्फोर्सिएबल बनाने के लिए इसको मिड 1990s में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। जिसने कि सभी मिनिस्ट्रीज को एक लेटर फॉरवर्ड किया, उसमें लिखा हुआ था डूज एंड डोंट्स टू ऑल द मिनिस्ट्रीज। बट द प्रॉब्लम इज कि ये लीगली जस्टिसिएबल नहीं था, इट वाज नॉन जस्टिसिएबल। तो एक सिटीजन अगर ये चीज फॉलो नहीं कर रहा है डिपार्टमेंट, तो उसको जो है मतलब उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ फाइनली? अच्छा, एक लेजिस्लेचर में बिल भी लाया गया, ठीक है। इवन 2011 लेजिस्लेटिव बिल वाज आल्सो लाइक ब्रॉट टू गिव टीथ्स टू दिस सिटीजन चार्टर कि भाई ये होना भी तो चाहिए। तो ऑन पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो देखो, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेंट भी यही था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस का, कि भाई सिटीजन चार्टर को जो है वो बनाया जाए एनफोर्सिएबल। बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो लीगल रियलिटी ये है कि ये एनफोर्सिएबल नहीं बन पाया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है, देखो
इंडिया के अंदर देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि जो ये सिटीजन्स चार्टर बनाए जा रहे हैं ना, वो हेडक्वार्टर्स में बनाए जाते हैं. और देखो, हेडक्वार्टर्स से लोअर लेवल तक चीजों के आने पर बहुत चेंजेस आ जाते हैं. तो ये कंसल्ट नहीं किया जाता है बॉटम लेवल पर. दीज आर ड्राफ्टेड एट द टॉप लेवल, जस्ट प्रोवाइडेड टू द बॉटम लेवल कि करो इसको फॉलो. अरे ऐसे नहीं होता ना. अब सेम ऑफिस मान के चलो एक सीएससी सेंटर है, ठीक है, कंज्यूमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, एक सीएससी सेंटर होता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो हर जगह होता है, उसमें आप जा सकते हो, फॉर्म वॉर्म फिल करवा सकते हो, सब कुछ वो सब है ना. आधार कार्ड, राशन कार्ड, वो सब. आधार कार्ड तो नहीं किया, राशन कार्ड बनवाना, ये करना, पैन कार्ड बनवाना, वो सब कर सकते हो. अभी वहां पर मान लो एक उसका हेडक्वार्टर मानो दिल्ली में है, और एक सीएससी सेंटर दिल्ली में है, और एक सीएससी सेंटर मान लो त्रिपुरा में है, असम में है. सिटीजन चार्टर तो यहाँ वाले बना रहे हैं और वहां भेज रहे हैं, बट वहां रियलिटी कुछ और ही है. ये थोड़ी सही बात है फिर. दिस इज नॉट द राइट थिंग. ग्राउंड लेवल पर स्टाफ से कंसल्ट नहीं किया जाता इंडिया में. दूसरी बात देखो ये है कि एक बार डॉक्यूमेंट बना दिया, 90s में बनाया था, मिनिस्ट्री को दिया था, 2000s में कुछ चेंज आया था, वो का वही है, स्टैटिक हो गया है ना. इट्स नॉट चेंजिंग, फ्रोजन इन टाइम, समय के साथ फ्रीज हो गया है, कोई काम का नहीं बचा है, पर चेंज नहीं हो रहा है. इसमें ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जैसे एज सून एज पॉसिबल. अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज सून एज पॉसिबल भैया? तुम्हारे लिए तो एज सून एज पॉसिबल एक साल भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है. अरे फिर तो वही, अरे अभी भी तो आप यही बोलते हो ना, कर देंगे काम, और सिटीजन चार्टर में भी बोल रहे हो एज सून एज पॉसिबल. मजाक है क्या? मजाक ही बना रखा है. तो जैसे पासपोर्ट में देना चाहिए कि भाई पासपोर्ट इन 15 डेज, तो मीन 15 डेज, एज सून एज पॉसिबल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एज सून एज पॉसिबल? अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता. अभी तुम्हें भी नहीं पता होगा, तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं खुद पढ़ा लिखा था, जब तक यूपीएससी की तैयारी नहीं की थी मेरे को नहीं पता था कि सिटीजन चार्टर जैसी कुछ. पता था अभी तक क्या? ऑनेस्टली बताना, नहीं पता होगा अभी तक. अरे अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता जब तक यूपीएससी में गवर्नेंस नहीं पढ़ते हैं. सच बात है ये. या तो पवेड आपका सब्जेक्ट हो, या आपने गवर्नेंस यहाँ पढ़ी हो, तभी आपको पता लगेगा कि सिटीजन चार्टर कुछ होता है. पता ही नहीं है लोगों को सिटीजन चार्टर क्या होता है. नहीं तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए कि कोई भी ऑफिस जाने से पहले वहां का सिटीजन चार्टर देखो, ठीक है. और फिर देखो एक इशू ये है कि ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री. इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एज इन कि ये कोई मतलब उसमें कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, डिटेल्ड एनालिटिकल ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है. दीज आर द डेफिशिएंसीज. तो ऐसे एक हेडिंग डालो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड्स टू सिटीजन्स चार्टर. इंडियन कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड्स टू सिटीजन्स चार्टर. तो देखो ऐसे लिखो, इन इंडिया द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, Department of in India is the nodal agency responsible for coordinating the formulation and implementation of Citizens Charter. Responsible for coordinating and implementing the formulation of Citizens Charter. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर कोऑर्डिनेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ सिटीजन चार्टर. सिटीजन चार्टर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द लीगल स्टेटस ऑफ सीसी. सिटीजन चार्टर की जगह सीसी लिख लो. द लीगल स्टेटस ऑफ सीसी is that it is non
justiciable, that it is non-justiciable. Which means the citizens cannot take the government to the court solely for failing to meet the charter's standards. Solely for the failure to meet the charter's standards. ठीक है? Next point लिखो. There was a legislative effort in 2011. There was a legislative effort in 2011 to make the charter enforceable. By introducing a bill in 2011. उस बिल का नाम लिख लो, the rights of citizens for time-bound delivery of goods and services, for time-bound delivery of goods and services, and redressal delivery of goods and services. बिल के नाम में हमेशा फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल होता है. गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल, and redressal of this grievances bill. ऐसे लिख लो, since it faced legal hurdles in becoming a full act, citizens charter still remains to be non-enforceable. ऐसे लिखो अब, what are the, अच्छा, इसमें जब आप इंडिया का अगर लिख रहे हो ना केवल, तो उसमें जो पिछले हमने पढ़े ना इंट्रोडक्शन, जैसे की एलिमेंट्स, ठीक है, मिशन, विजन, वो सब वो भी लिख सकते हो इसमें, है ना. अभी आप एक काम करो, क्या क्या बताया मैंने अभी, हाँ, what are the critical shortcomings in implementing citizens charter in India? इसमें ऐसे लिखो, in India the citizens charter movement was started in the mid 1990s. The citizens charter movement was started in 1990s. फिर ऐसे लिख लो, DARPG serves as the central engine ऐसे लिखो, providing do's and don'ts, providing
do's and don'ts to various ministries to ensure that their charters are not just paperwork but functional tool of governance. ठीक है, इसमें अभी पहला आपको लिखना है, जो अब ये आंसर अगर लिखोगे सिटीजन चार्टर मूवमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो पहली एक हेडिंग डाल दो, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस चार्टर, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस चार्टर, और इसमें आंसर में लिख दो सेम एज गिवन इन इंट्रोडक्शन, जैसा दिया है ना, ऑफ इंडियन सिटीजंस चार्टर। ठीक है, इसमें वही लिखना है आपको जो दिया हुआ है उसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेम एज गिवन इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर आपको अब एक सब हेडिंग डालो, क्रिटिकल शॉर्टकमिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन गैप, क्रिटिकल शॉर्टकमिंग्स और इम्प्लीमेंटेशन गैप। इसमें पहले एक लाइन लिखना फिर पॉइंट्स लिखना, क्रिटिकल शॉर्टकमिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, इसमें एक लाइन लिखो, डिस्पाइट द नोबल इंटेंट, डिस्पाइट द नोबल इंटेंट, लिखो, the implementation of citizens charter in India has faced significant hurdles. The implementation of citizens charter in India has faced significant hurdles. ठीक है, बहुत सारे hurdles फेस करने पड़े हैं अभी तक, है ना। ठीक है, पहला लिखो टॉप डाउन अप्रोच, ये है ना टॉप डाउन अप्रोच। As I told you, भाई ऊपर बनती हैं हेडक्वार्टर्स में, नीचे तक आने आने तक वेरिएशंस आ जाते हैं, बट वो चार्टर तो वही रहता है। तो ऐसे लिख लो, मोस्ट सिटीजंस चार्टर्स, यू कैन राइट सीसी, मोस्ट सिटीजंस चार्टर्स आर ड्राफ्टेड एट हेडक्वार्टर्स, आर ड्राफ्टेड एट हेडक्वार्टर्स without consulting the cutting edge officers, without consulting the cutting edge officers, या स्टाफ भी लिख सकते हो, कटिंग एज स्टाफ और ऑफिसर्स, in bracket write ground level officers, ground level officers, bracket close, then write who actually interacts with the public। तो आप बोल दे रहे हो 15 दिन में लिख दो उसमें, है ना, 15 दिन लिख तो दिया, बट अब समस्या ये है कि 15 दिन तो हम लिख दे रहे हैं लेकिन कंसल्ट तो नहीं हो पाया ना। अब ग्राउंड लेवल पर हो सकता है कि दिल्ली में 15 दिन में वो करना पॉसिबल है, बट पता लगा त्रिपुरा में, नागालैंड की कोहिमा से भी जो है मान लो
150-200 किलोमीटर दूर एक जगह पर सेम सेंटर है, बट वहां पता लग रहा है कि 15 दिन में 10 दिन तो लाइट ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो वहां 15 दिन में करना कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ऐसे लिखो, नेक्स्ट स्टैटिक डॉक्यूमेंट, पुट द सेकंड हेडिंग दैट इज स्टैटिक डॉक्यूमेंट, स्टैटिक डॉक्यूमेंट। इसमें ऐसे लिखो, मेनी चार्टर्स आर फ्रोजन इन टाइम, मेनी चार्टर्स आर फ्रोजन, डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल के, मेनी चार्टर्स आर फ्रोजन इन टाइम, कॉमा, failing to update standards as technology, failing to update standards as technology, or citizen needs evolve, और citizen needs evolve, हमारी जरूरतें बढ़ जाती हैं। फिर थर्ड लिखो, वेग स्टैंडर्ड्स, वेग स्टैंडर्ड्स, वेग स्टैंडर्ड्स, इसमें राइट, instead of saying for example passport in 15 days, instead of saying for example passport in 15 days, इसको passport in 15 days को डबल इन्वर्टेड कॉमा, many uses the vague term like, many uses the vague term like as soon as possible, as soon as possible, making the accountability impossible to be held, making the accountability impossible to be held, है ना? इसमें आप अकाउंटेबिलिटी कैसे लोगे? ठीक है, फिर अगला लिख लो, अवेयरनेस डेफिसिट, अवेयरनेस डेफिसिट, देखो, अ मैसिव सेगमेंट, a massive segment of the population is unaware, a massive segment of the population is unaware that these charters even exist, that these charters even exists, largely due to poor publicity, largely due to poor publicity and educational efforts, and educational efforts. फिर लिख लो, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ठीक है। अब इसमें लिखो, चार्टर्स ऑफन लैक द प्रिसाइज, द चार्टर्स ऑफन लैक्स द प्रिसाइज, succinct data that a common citizen need to hold an agency accountable, that a
common citizen needs to hold an agency accountable. ठीक है, अब देखो इसको सही कैसे किया जाए। प्रॉब्लम हमने डिस्कस की कि टॉप डाउन अप्रोच जो है वो फिट नहीं है सबके लिए। उसका सल्यूशन है कि आप डिसेंट्रलाइज कर, जो ग्राउंड लेवल पर ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, लोकल ऑफिसर्स, उनको अपने लोकलाइज चार्टर बनाने दो। अरे जरूरी नहीं है ना कि दिल्ली में जो सर्विस 15 दिन में हो सकती है वही नॉर्थ ईस्ट में जो है 15 में हो जाए। हो सकता है वहां 25 लग जाए, तो दिक्कत क्या है, आप लेकिन 25 करो ना उसको। और देख लो कहीं ऐसा, पर हाँ ऐसा भी ना हो कि 225 दे रहे हैं लोकल, देखो आप उसको, लेकिन लोकल लेवल को भी आप एड्रेस करने दो। फिर देखो प्रॉब्लम है वेग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो है वो डिमार्केटेड नहीं है, तो आप एक क्वांटिफिएबल कमिटमेंट रखो। जैसे अगर वाटर कनेक्शन है तो 7 दिन में लग जाएगा, मीटर कनेक्शन है तो 2 दिन में लग जाएगा। अब क्वांटिफाई रखो, हाँ थोड़ा एक आध दिन ऊपर ही लेके चलो, बट कम से कम क्वांटिफाई रखो कि हाँ उससे ज्यादा ना हो। प्रॉब्लम है इंटरनल बायस का, तो इसके लिए आप जो है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करो। आप थर्ड पार्टी को रख लो ना। आपको लग रहा है कि इंटरनली आप अगर खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, मान लो आपको पता है कि आपको लेट होता है, तो आप ज्यादा रखोगे टाइम, आप अच्छे से स्टैंडर्ड को डिमार्केट नहीं करोगे। एक काम करो, एक थर्ड पार्टी को रख लो, बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं, है ना। आपको प्रॉब्लम आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए आप क्या करो, एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म रखो। पूरे देश के लिए एक मैकेनिज्म होगा जो कि ये इंश्योर करेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकाउंटेबल है या नहीं है। प्रॉब्लम अवेयरनेस की है, तो सिविल सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप करके लोगों को अवेयर करवाओ ना। सिविल सोसाइटी में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओ हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, इनके साथ मिलकर क्रिएट अवेयरनेस। ऐसे लिख लो क्वेश्चन कि what are the proposed reforms for the effectiveness, proposed reforms for the effectiveness। वैसे पहला लिखो डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, पहला लिखो डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें राइट, मूव अवे फ्रॉम वन साइज फिट ऑल, मूव अवे फ्रॉम वन साइज फिट ऑल। सब डाल के लिखो, the local officers must have the autonomy to tailor the charters, the local officers must have the autonomy to tailor the charters to local issues and capacities, to local issues and capacities। अगला लिखो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, सेकंड लिखो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। लिखो charters should be audited by, charters should be audited by third party agencies, third party agencies or NGOs, or NGOs to provide an unbiased view of performance, to provide an unbiased view of performance।
फिर अगला लिखो क्वांटिफाइएबल कमिटमेंट्स, क्वांटिफाइएबल कमिटमेंट्स, इसमें से लिख लो स्टैंडर्ड्स मस्ट बी प्रिसाइज, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी प्रिसाइज। एग्जाम्पल में लिख लो लाइक वाटर कनेक्शन 7 days, फिर लिख लो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म में लिखो इफ द ऑर्गेनाइजेशन डिफॉल्ट्स, if the organization defaults, there should be a clear, there should be a clear and citizen friendly relief or compensation process. Relief or compensation, भाई कंपेंसेट करो, अगले का जब चले गए 2 महीने आपके चक्कर में, कंपेंसेट करो उसको, है कि नहीं। अब अगला लिख लो सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप, सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप, इसमें लिखो इन्वॉल्व एनजीओज टू एजुकेट सिटीजन्स, to educate citizens and bridge the gap between the administration and the public, and bridge the gap between the administration and the public. ठीक है, ये है इसके मैकेनिज्म। अब एक हेडिंग डालो द वे फॉरवर्ड और उसमें लिखो सेवोत्तम मॉडल, वे फॉरवर्ड सेवोत्तम मॉडल। मैंने आपको पहले भी कराया है सेवोत्तम मॉडल, है ना। सेवोत्तम मॉडल में यही है कि भाई सेवा प्लस उत्तम, है ना, सर्विस प्लस क्वालिटी सर्विस, जिसमें कि सिटीजन चार्टर आप बनाओ, ठीक है, तब भी मैंने इंट्रोड्यूस कराया था सिटीजन चार्टर क्या होता है। फिर आप जो है पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को बनाओ, और साथ में इसमें ये है कि सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी को बढ़ाओ आप, है ना। तो दीज आर द थिंग्स। तो सेवोत्तम मॉडल को आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो जब भी कोई क्वेश्चन आपका आता है ऑन सिटीजन चार्टर, कि कैसे सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को बढ़ाया जाए या इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीटली सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर में एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है हमेशा, और एक क्वेश्चन के लिए दिस मच कंटेंट कितना लिखा है आज की क्लास में, दिखाओ कॉपी एक बार, इसे हटाओ पेन। बहुत लिख लिया यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5 पेज। चलो इतना ही है इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट, कुछ दिक्कत बताओ एक बार, अनम्यूट करके बोलो, ऐसे लिखना नहीं है कल। No, sir, all good. ऑल गुड, चलो बढ़िया। तो अगर कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, ठीक है, देन आई विल क्लियर फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो जस्ट टेल मी। साई, Yes, sir. All clear. ऑल क्लियर, Yes, sir. ओके। सो लेट्स मीट नेक्स्ट संडे, है ना, द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय, Thank you, sir. वेलकम। Sir, हाँ जी साई बोलो। can you
Can you prescribe any magazines, sir? That what you said? Because I'm just following now Frontline magazine. Which magazine you are following? Frontline magazine, sir. Frontline तो यूपीएससी के लिए नहीं है. It's not for UPSC. You can sometime read Frontline if you get some good articles there. If you get something like of quality there, then you can refer to that. But no, that's not for UPSC. वो तो उसका है ना, वो पार्टनरशिप है किसके साथ? इंडियन एक्सप्रेस के साथ उसका. It has Hindu, sir. partnership. हाँ हाँ, वो नहीं. Don't follow that. Don't follow that Frontline. मार्केट में जो भी सबसे ज्यादा मिलती है for UPSC, specifically designed for UPSC. Anything available, sir? हाँ. I mean, like, you have very good influence on that, like. I can't give that because हम भी जो है मतलब here I cannot exactly tell, ठीक है, but आप चेक करो ना, जो भी मतलब जो भी सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं अपना, है ना, just check on internet, है ना, which ever magazine जो है. Yes, sir. बट Thank you. फ्रंटलाइन में वो उसमें पढ़ो, फ्रंटलाइन रीड, फ्रंटलाइन, योजना, कुरुक्षेत्र. Read these magazines for getting some insightful data on particular topics if you find something very important in that or good in that, but don't use that, ठीक है. उसको जो है नहीं करो, है ना, उसको अपना एज अ बेस मटेरियल नहीं यूज करो उसको, ठीक है. Yes. हाँ, ओके, लेट्स मीट द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. स्टॉप कैसे होगा?